हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग पिछले वीडियोस में देख रहे थे कि नातेदारी क्या है, नातेदारी के श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं, नातेदारी के उपागम कौन से हैं। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे उत्तराधिकार। उत्तराधिकार क्या है? उत्तराधिकार में जो संपत्ति का संचरण होता है, समाजों में जिस तरह का पद का संचरण किया जाता है, उसी भांति संपत्ति का भी हस्तांतरण किया जाता है। यानी संपत्ति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को दी जाती है। इसको परिभाषित करते हुए रॉल्फ विडिंगटन कहते हैं कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संपत्ति के संचरण को नियमित करने वाले नियम उत्तराधिकार हैं। उत्तराधिकार के संचरण के नियमित करने वाले वे नियम हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को संपत्ति का संचरण करते हैं। इसी तरह हम देखते हैं कि उत्तराधिकार के अनेक आधार हैं जो यह निश्चित करते हैं कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो संपत्ति का उत्तराधिकार होगा वो किसको मिलेगा। इसी तरह हम देखते हैं कि उत्तराधिकार के आधार क्या हैं। सबसे पहला आधार है वंश और लिंग, उसके बाद है आयु व अग्रता क्रम, फिर है वसीयत और उसके बाद है अन्य आधार। इस तरह से उत्तराधिकार के 4 आधार बताए हैं। सबसे पहले हम देखेंगे वंश और लिंग। यानी वंश और लिंग के आधार पर उत्तराधिकार को 2 रूपों में हम देखते हैं। पहला है पितृवंशीय उत्तराधिकार। पितृवंशीय उत्तराधिकार वो है जिसमें संपत्ति का हस्तांतरण पिता से पुत्र को किया जाता है। यानी संपत्ति का जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को दी जाती है वो पिता से पुत्र को प्राप्त होती है। स्त्रियों व पुत्रियों को संपत्ति में कोई अधिकार नहीं होता। दूसरा जो आधार है वह है मातृवंशीय उत्तराधिकार। मातृवंशीय उत्तराधिकारी में हम देखेंगे कि संपत्ति का जो हस्तांतरण होता है वह माता से पुत्री की ओर होता है। यानी संपत्ति में पुत्रों का कोई अधिकार नहीं होता। यानी पितृवंशीय उत्तराधिकार वह है जहाँ संपत्ति का हस्तांतरण पिता से पुत्र को दिया जाता है और मातृवंशी में माता से पुत्री को दिया जाता है। इन 2 रूपों के अतिरिक्त एक मिश्रित रूप भी है जो जनजातियों में प्रचलित है, जिसमें एक प्रकार की संपत्ति पुरुषों को दी जाती है और दूसरे प्रकार की संपत्ति अधिकारणीय स्त्रियों को दी जाती है। कुछ समाजों में अचल संपत्ति पुरुष वंश में चलती है और चल संपत्ति स्त्री वंश में चलती है। उसके बाद हम देखते हैं दूसरा जो आधार है वो है आयु एवं अग्रता क्रम। यानी पिता या माता की मृत्यु के बाद संपत्ति का वितरण किस प्रकार से किया जाएगा, इस संबंध में अनेक नियम पाए जाते हैं। कुछ समाजों में संपत्ति का हस्तांतरण माता या पिता की मृत्यु के बाद सबसे बड़े बेटे को किया जाता है। इसे ज्येष्ठाधिकार कहते हैं। कभी कभी कुछ समाजों में संपत्ति का हस्तांतरण सबसे छोटी संतान को
दिया जाता है उसे कनिष्ठाधिकार कहते हैं। कुछ समाजों में संपत्ति की स्वामी की मृत्यु के बाद सभी भाई बहनों में समान रूप से जो संपत्ति होती है वो वितरित की जाती है। और भारतीय गांवों में भी जो बड़ा भाई या बड़ी बहन होती है उसे सब व्यवस्था मिलती है। ज्येष्ठाधिकार के पीछे यह माना जाता है कि पिता की आत्मा ज्येष्ठ पुत्र में पुनः जन्म लेती है, इसलिए संपत्ति पर उसी का अधिकार होना चाहिए। लेकिन यह मान्य नहीं है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वंश और लिंग, जहाँ पितृवंशीय आधार और मातृवंशीय आधार, आयु व अग्रता क्रम, कि कुछ समाजों में जो संपत्ति का हस्तांतरण है वो बड़े पुत्र या पुत्री को और या सबसे छोटी संतान को दिया जाता है। उसके बाद आता है वसीयत। कुछ समाजों में माता पिता अपनी मृत्यु से पूर्व उनकी संपत्ति किसको देनी है और उनके मृत्यु के पश्चात कौन उत्तराधिकार होगा उसे लिख कर रखते हैं। इसे वसीयत लिखना भी कहा जाता है। भारत की मातृसत्तात्मक गारो समाज में उत्तराधिकार के रूप में परिवार की कन्याओं में से किसी एक को चुना जाता है। यानी माता पिता लिख देते हैं अपनी वसीयत में कि जो मेरे पुत्र हैं, मेरी पुत्रियां हैं, उनमें से किसी एक को चुना जाए। यह एक विशिष्ट अधिकार होता है, इसलिए जिसे भी यह अधिकार मिलता है उसके पति को एक विशेष नाम नौक्रॉम से पुकारा जाता है। आज भी आधुनिक विकसित समाजों में अपनी इच्छा से माता या पिता अपनी संपत्ति का उत्तराधिकार या अधिकार किसे देना है, इसके लिए पहले से ही, मृत्यु के पहले से ही वसीयत में लिखकर रख दी जाती है। उसके पश्चात हम देखते हैं अन्य आधार। तो संपत्ति के उत्तराधिकार के अनेक नियम हैं। कुछ समाजों में संपत्ति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती है, किंतु कुछ समाजों में इनमें अलग नियम पाए जाते हैं। जैसे हम देखें कि अरंडा जनजाति में जुरांग एक पवित्र वस्तु का नाम है। उसे स्त्री स्वामिनी अपने छोटे भाई को देती है। इसी तरह से लौबी जनजाति में पिता से पुत्र एवं माता से पुत्री को संपत्ति दी जाती है, किंतु पशु संपत्ति सदैव पुत्रों और भतीजों को ही दी जाती है, क्योंकि यह माना जाता है कि पुरुष कठोर श्रम कर सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन भी संपत्ति के उत्तराधिकार में महत्वपूर्ण कड़ी है। इसी प्रकार से जो घरेलू उपयोग की सामग्री होती है वह माता अपनी पुत्री को और पुत्री फिर उसी की पुत्री को हस्तांतरित करती है। कुछ समाजों में लड़की की संपत्ति का भी अधिकारनी होती है। लड़की न होने पर बहन की लड़की उत्तराधिकार प्राप्त करती है। कभी कभी संपत्ति किसी संस्था
या ट्रस्ट आदि को भी उत्तराधिकार के रूप में दे दी जाती है। इस प्रकार संपत्ति के हस्तांतरण के अनेक आधार हैं जो स्थान, समय और परिस्थिति के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं। इस तरह से आज हमने देखा कि नातेदारी में उत्तराधिकार क्या है, उत्तराधिकार के आधार क्या हैं और इसके आधार को आज हमने समझने की कोशिश की। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।